हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरा यूनिट पढ़ेंगे, यानी कि दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि कल हम लोगों ने जैव प्रक्रम में पढ़ा था कि जीव जंतु अपना भोजन किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जीव जंतु या फिर हमारे मनुष्य जो हम लोग हैं अपना भोजन किस तरह से पचाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे मानव शरीर में पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र की बात हम लोग जब करते हैं तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा याद करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सारे चीज़ों से हमारा बॉडी बना हुआ है। हमारे शरीर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, साथ साथ विटामिन्स हैं और मिनरल्स भी हैं। लेकिन हमें अभी क्या जानना है कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं हमें ऊर्जा के रूप में मिलता है या हमारा बॉडी बनता है। इन सब चीज़ों को हम लोग एकदम विस्तार से समझेंगे। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, भोजन कहाँ से हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब यानी कि हम लोग भोजन को कैसे पचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले देखें कि हमारा मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा है। तो हम लोग ये पहले जाने कि हम लोग जो अपना भोजन लेते हैं कहाँ से लेते हैं? मुख गुहा से लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं? मुख गुहा से लेते हैं, मुख से लेते हैं। ठीक है, मुख गुहा में हमारी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ कहने का मतलब है कि इसमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं। तो पहले याद रखें क्या होता है हमारे इसमें? लार ग्रंथियाँ होती हैं। और लार ग्रंथियाँ क्या करते हैं? भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अब मुख गुहा से क्या होता है? भोजन हमारा भोजन की नली में जाता है। किस में जाता है? भोजन की नली में जाता है। भोजन की नली को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रास नली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रास नली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा भोजन की नली है। ये भोजन की नली है। यहाँ से क्या होता है? भोजन हमारे मुख गुहा में लिए, यह लार ग्रंथि में लार मिला, फिर ये कहाँ चला आया? हमारे भोजन की नली में आया। भोजन की नली में आने के बाद ये क्या है? एक रास्ता पार करते हुए ये कहाँ पहुँच जाते हैं? ये पहुँच जाते हैं कहाँ? हमारे इस पेट में। क्या बोलते हैं पेट को हम लोग? पेट को हम लोग अमाशय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अमाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बातें याद हुई। अमाशय में जाते हैं। अब अमाशय के साथ साथ हमारा भोजन क्या होता है? अब अमाशय में भोजन है तो यहाँ भोजन का पचना होगा। यहाँ पर क्या होता है? आंशिक रूप से पचता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पचने का स्टार्ट करता है, प्रोटीन और वसा में यहाँ पे पाचन नहीं होता। अब ये पेट में आया, पेट में पाचन क्रिया स्टार्ट होता है। इसमें अब हम लोग ऑर्गन देख लेंगे कौन कौन से। पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हमारा पाचन तंत्र में जो ऑर्गन है, क्योंकि तंत्र ही हमको देखना है पहले कि इसमें जो जो ऑर्गन है वो कौन कौन इन्वॉल्व है। तो इस तंत्र में क्या देखेंगे कि हमारा क्या है? जिगर इन्वॉल्व है। कौन है? जिगर, यानी कि यकृत। और दूसरा पित्ताशय, पेनक्रियास की थैली। दो हुआ अग्न्याशय। कौन? अग्न्याशय। ठीक है, बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके बाद गुदा। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिखा था जो कि पित्ताशय के बारे में लिखा जाता है कि हमारे एक पेट के नीचे क्या है? गुब्बारे आकार का एक अंग होता है जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। क्या? अमाशय के पास हमारे शरीर में एक गुब्बारे के आकार का एक रंग होता है जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्या करें कि मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को समझें। तो पाचन तंत्र हुआ। पाचन तंत्र में क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भोजन कहाँ जा रहा है? मुंह जा रहा है। मुंह से हमारे भोजन की नली, ग्रास नली, और इस पूरे संरचना को जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। ये तो याद रखेंगे, आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, ये याद हम लोग रख लेंगे। तो हमारा भोजन क्या है? पाचन तंत्र को हम लोग दो हिस्से में बांट दिए। क्या करें हम लोग? पाचन तंत्र को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा क्या होता है? एक हिस्सा कह सकते हैं कि जो हमारा आहार नाल का हिस्सा है, आहार नाल में भोजन ऊपर से नीचे की तरफ पहुंचता है। दूसरा क्या होता है? इस आहार नाल के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट अंग तंत्र में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां कहने का सॉरी, लार ग्रंथियां ने कहे पाचन अंग होते हैं जो मतलब पचाने के लिए कुछ क्या होते हैं? ग्लैंड स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं जिससे कि लार आता है, कुछ जूस आता है जो कि पचाने में मदद करता है, यानी कि एंजाइम्स रिलीज करने वाला ऑर्गन होता है। ठीक है,
तो अब यहाँ बात आती है, पहली बात हम लोगों ने बोला आहार नाल। आहार नाल क्या है? जो लंबे सा भाग है हमारा भोजन करने वाला, यहाँ से मुख गुहा से लेकर के गुदा तक जो भाग है उस भाग को हम लोग आहार नाल कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इस बच्ची के दिमाग में, दूसरा क्या आ रहा है कि अब ये पाचन ग्रंथियाँ क्या होता है भाई, ये पाचन ग्रंथियाँ क्या है? तो पाचन ग्रंथियाँ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन ग्रंथियाँ क्या है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आहार नाल के बारे में बात करते हैं। क्या क्या कह रहा है कि यह अलग अलग व्यास की एक लंबी और मंसल नली है। क्या है? जो हमारा मुख गुहा से लेकर के यहाँ तक एक नली के आकार का, नली के आकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाइप है, ठीक है, जो इस तरह से थोड़ा सा घूम करके है, जो क्या है इस तरह से आकर के यहाँ पे आया, फिर ये ऐसे घूम करके फिर ऐसे 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 करके ये इस तरह से। तो ये एक तरह की पाइप है, नली है, मुख गुहा से गुदा तक फैला हुआ है। इसके बारे में अगर लिखना, आहार नाल क्या है? ये एक लंबी व्यास वाली संरचना है जो मांसल नली है और यह मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैला हुआ है। इसे ही हम लोग आहार नाल कहते हैं। अब ये बच्चा बोल रहा है कि अरे भाई अब पाचन ग्रंथियाँ क्या है? तो पाचन ग्रंथियाँ के बारे में क्या है, पाचन ग्रंथियाँ क्या होते हैं कि वो हर जगह एक जैसा नहीं है। क्या है? हर जगह एक जैसा नहीं है। ये क्या है? हर जगह अलग अलग होता है, पहली बात। दूसरा क्या, कहाँ कहाँ होता है? पेट के पीछे में हो सकता है, मुंह में है, या पेट में भी है हमारा, मतलब अमाशय में, अमाशय के पीछे, मुंह में और अमाशय में। पेट के दाहिनी और ऊपरी हिस्से पर भी होता है। ऐसी, अब किसको बोलते हैं? ग्रंथि ऐसी संरचनाएं हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम स्रावित करती है। क्या करती है मतलब क्या बोलेंगे इसके बारे में अगर बात करेंगे, अगर पूछा जाए पाचन ग्रंथियां क्या होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन ग्रंथियां वो ऐसी संरचनाएं हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो एंजाइम निकालते हैं, ठीक है। तो ग्रंथि ऐसी संरचनाएं हैं जो एंजाइम स्रावित करते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रंथि ऐसी संरचनाएं हैं जो एंजाइम स्रावित करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये हर जगह एक जैसा नहीं पाया जाता है। ये पेट के दाहिने हिस्से में, पेट के पीछे, पेट के आगे, कई तरह से पाया जाता है। अब ये बात आती है एंजाइम क्या है? क्या बात आती है? एंजाइम्स। यहाँ पर क्या आया? एंजाइम्स। एंजाइम वे रासायन पदार्थ होते हैं जो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ता है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अमीबा के बारे में पढ़ा था कि अमीबा क्या करता है, अपने भोजन को तोड़ता है। तो कैसे तोड़ता है? अपने शरीर के अंदर घुसा लेता है, कूटपाद का निर्माण करता है, अपने शरीर के अंदर घुसा लिया। तो अब वो जो तोड़ा, तो किसकी मदद से तो तोड़ा? इसी एंजाइम की मदद से तोड़ा। मतलब कोई, जैसे हम लोग एंजाइम भी खाते हैं तो क्या होता है, हमारे खाना जब नहीं पच पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम खा करके अपने खाना को पचाते हैं। तो यानी कि जो बड़ा पदार्थ हम खा लिए हैं वो नहीं पच पा रहा हमारा शरीर से, तो हम लोग एंजाइम खा करके जो जटिल पदार्थ है उसको तोड़ करके सरल करते हैं। इसलिए ये कह रहा है कि एंजाइम वे रासायनिक पदार्थ हैं या फिर वे रसायन होते हैं जो जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, इसलिए इन्हें जैविक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो ये याद रखें, अगर हमारे शरीर में एंजाइम्स ना हो, अगर हमारे शरीर में एंजाइम ना होगा तो क्या हो सकता है कि हमारे खाना पचने में सालों साल लग जाएंगे। सोचिए, तो ये एंजाइम्स ही हैं जो हमारे खाना को तुरंत तुरंत पचा रहा है, और खाना जब नहीं पचेगा तो हमको ऊर्जा मिलेगा ही नहीं। तो हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या है, हमें खाना को लेना होगा, खाना को पचाना होगा। अब ये खाना हमारा पचाने में कौन काम करता है? एंजाइम्स। एंजाइम कहाँ स्रावित होती है? ग्रंथि से। ग्रंथियाँ क्या काम करता है? एंजाइम रखता है और एंजाइम को रिलीज करता है, स्रावित करता है। क्लियर हो गई बातें इतना? आइए अब हम लोग देखें नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ, ठीक है। अब पाचन तंत्र में क्या होता है ये बातें आती हैं कि बच्चा सोच रहा है कि पाचन तंत्र में होता क्या है। पाचन तंत्र में क्या होगा, जो जटिल पदार्थ हम लोग खाते हैं ना, उस जटिल पदार्थ को क्या करना होता है, हमें तोड़ना होता है। किसमें? सिंपल पदार्थ में। जटिल पदार्थ को, जटिल जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको तोड़ना है। तो जटिल पदार्थ हम लोग कुछ खाए, आलू खाए, अब ये आलू अगर हम लोग खाए या चावल खाए, इसको हमको तोड़ करके क्या बना, खाना के रूप में, मतलब हम लोग जो खाए इसको सिंपल में हम लोग कर दिए। क्या बोलेंगे हम लोग? सरल पदार्थ में कर दिए। अब ये सरल में करेंगे तभी हमारा जो रक्त है तभी ये इसको अवशोषित करेगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है इसमें शामिल, को जटिल पदार्थ में कौन कौन शामिल है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग स्टार्च भी कह सकते हैं, वसा और प्रोटीन। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा और
प्रोटीन। ये टूटता है, ये तोड़ता है। कौन तोड़ता है? यही एंजाइम तोड़ता है। कौन तोड़ता है? एंजाइम तोड़ता है। किस तरह तोड़ता है? और ये बात याद रखें, इस जटिल पदार्थों को आत्मसात नहीं किया जाता, मतलब इसको हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मतलब अवशोषित नहीं होगा अगर ये सिंपल में नहीं टूटेगा तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल में टूटा, इसको अवशोषित करना या आत्मसात करना आसान होता है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में। कौन ग्लूकोज? C6H12O6, वही जो पेड़ पौधे बना रहे हैं। पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? ये ग्लूकोज खुद बना रहे हैं, उसके बाद ये कम्प्लेक्स फॉर्म में रखते हैं जिसको हम लोग खाते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब ये जटिल हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। सिंपल समझे, कार्बोहाइड्रेट जब जटिल होता है, तो ये स्टार्च के फॉर्म में रहता है, ये सेल्यूलोज के फॉर्म में रहता है, लेकिन सरल होकर के ये ग्लूकोज बन जाता है। जब ये ग्लूकोज जटिल होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यानी कि हमारा शरीर ग्लूकोज ही खा सकता है। आप लोगों ने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, जो ग्लूकोज आपके मार्केट में बिकता है, वो ग्लूकोज क्या होता है? हम लोग खाते हैं, क्या तुरंत एनर्जी मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको पचने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो तो पचा हुआ है। हम लोग खाना कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल को पचाते हैं, तब ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज जो ग्लूकोन-डी आता है, ग्लूकोज को हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग पी लिए पानी में डाल करके, तो उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमको तुरंत ऊर्जा मिल जाता है। सिंपली यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसके अलावा सिंपल, अच्छा पहले ये समझे, कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जो मिलता है हमको किससे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अभी ये याद रखेंगे। इसके अलावा वसा और प्रोटीन। वसा टूटता है वसायुक्त अम्ल या फिर फैटी एसिड में। वसा अम्ल या वसायुक्त अम्ल में टूटता है। हमारा शरीर वसा को डायरेक्ट नहीं ले सकता है, किस में टूटता है? वसायुक्त अम्ल में टूटेगा। अब प्रोटीन है, हमारा शरीर क्या करेगा? प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं ले सकेगा, इसलिए प्रोटीन को एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल में तोड़ना पड़ेगा। तो ये तीनों याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, वसा टूटता है वसा अम्ल में, प्रोटीन टूटता है एमिनो अम्ल में। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे का जो क्वेश्चन है, इस सारे का ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, रटने की जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखें, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग चावल कुछ भी खाते हैं, उसको ग्लूकोज में टूटना होता है। ग्लूकोन-डी डायरेक्ट ले लेते हैं, वो टूटता नहीं। टूटना क्या हो? डायरेक्ट ही हम लोग ले लिए, ठीक है। इसके अलावा वसा, हम लोग जैसे कि ऑयल लेते हैं, ऑयल के पचने में बहुत टाइम लगता है और वो टूटने के लिए बहुत ही ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या बोलते हैं? उसको टूटता है वसा अम्ल में टूटता है। उसी तरह प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग गोश्त, मांस बनाने के लिए, हमारे शरीर में गोश्त बनाने के लिए ज़रूरी होता है, बॉडी बनाने के लिए ज़रूरी होता है, और वो टूटता है किसमें? एमिनो अम्ल में। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है एंजाइम्स के बारे में। किसके बारे में बात आती है? एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। 1 मिनट, कोई बात नहीं, हाँ नहीं दिया हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर होगा आपको। एक स्लाइड मुझे नहीं दिख रही जो स्लाइड में होना चाहिए। अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है ग्लूकोज में कोई एंजाइम। कौन सा एंजाइम? इस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज। तो हम लोग ये याद रख लेंगे, एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है? एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, एमाइलेज। उसी तरह वसा, लाइपेज। कौन? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम को क्या करता है? वसा से वसायुक्त अम्ल में बदलता है। कौन? लाइपेज एंजाइम, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज, यहाँ ट्रिप्सिन। क्या बोलेंगे? ट्रिप्सिन एंजाइम या पेप्सिन, या क्या बोलेंगे? पेप्सिन। ये एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को प्रोटीन अम्ल में बदलता है। इन सब एंजाइम के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है ग्लूकोज में। कौन? एमाइलेज एंजाइम। कौन? अमाइलेज एंजाइम। और इसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुख गुहा से इसका पाचन स्टार्ट होता है, ठीक है। ग्लूकोज में बदलता है। धीरे धीरे उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो इतना याद रखें, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन या पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? लार में सेलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। अब किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इसकी मुख गुहा की, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये मुख गुहा जो है, मुख गुहा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? लार ग्रंथियाँ। क्या है? लार ग्रंथियाँ। इस लार ग्रंथि जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये ग्रंथि है, यहाँ से एंजाइम निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइलेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है? लार से सेलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है। कौन एंजाइम? सेलेवरी एमाइलेज। ये याद रखेंगे, लार में क्या होते हैं? सेलेवरी एमाइलेज ना, एमाइली है, एमाइलेज है, एमाइलेज में भी कौन? सेलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है।
मुख के अंदर भोजन के छोटे छोटे आकार के कणों को उत्पन्न करने के लिए संसाधित किया जाता है। ये क्या करते हैं, हमारे मुख के अंदर जो छोटे छोटे भोजन के कण होते हैं उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं अपने शरीर मुंह के अंदर, मुंह गुहा के अंदर मिलाते हैं और उसको क्या मज़ेदार बनाते हैं हम लोग मिला करके। क्या मिल जाता है उसमें, सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम मिल जाता है। और क्या करते हैं हम लोग भोजन को फिर इसके इसलिए हम लोग चबाने लगते हैं। क्या होते हैं, क्या लिखा है, चबाए हुए भोजन को लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार को गीला किया जाता है ताकि वह आहार नाल के नरम परत होकर गुजर सके। अब ये जो हमारा परत है हम लोग खुद ऑब्जर्व करें इस चीज़ को, हम लोग जब चबाते हैं उसके बाद क्या मुलायम बनाते हैं, लार उसमें अच्छे से मिलता है हमारे भोजन में यहाँ से, तब ये जो आहार नाल है तब यहाँ चबाते हैं खूब अच्छे तरीक़ा से, तब यहाँ से हमारे ताकि गले में अटक नहीं जाए इसको हम लोग मुलायम। जैसे कोई सूखी चीज़ खाते हैं हम लोग, बिस्किट सूखा खाते हैं तो हमारे बॉडी में लग जाता है, उसके बाद हम लोग पानी पीते हैं। तो क्या है कि हमारे शरीर के लिए क्या है कि हमको मुलायम चाहिए, हमको क्या चाहिए, मुलायम हमको भोजन चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लार में अच्छे तरीक़ा से उसको हम लोग गीला करते हैं। यानी कि हम लोग जो खाना भोजन के रूप में, जैसे कि हम लोग चावल खाए या फिर आलू खाए जिसमें क्या पाया जाएगा, स्टार्च मिला, क्या मिला हमको, स्टार्च मिलता है, स्टार्च मिलता है जो कि जटिल पदार्थ है जिसको हम लोग लार एमाइलेज या फिर सेलेवरी एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज के नाम से जानेंगे। सिंपली इतना बोलें कि सेलेवरी एमाइलेज क्या काम कर रहा है, हमारे पदार्थ को, हमारे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में बदल दे रहा है, जो कि क्या है, माल्टोज है। क्या है, माल्टोज। किस में बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में बदलता है, जो कि क्या है, माल्टोज है। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि जो पाचन किसका हो रहा है अभी, कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा से पाचन सिर्फ एक चीज़ का स्टार्ट होता है, जिसका क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। हम लोग चावल, रोटी, आलू, इन सब चीज़ों का ही पाचन होगा, हमारा गोश्त का पाचन मुख गुहा से नहीं होगा। तो स्टार्च का जो पाचन हो गया, स्टार्च भी बोलते हैं उसको, कम्प्लेक्स फॉर्म का नाम है। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा ये हो गया, उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं वो आ जाएंगे, ग्लूकोज मतलब ये स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट में एक तरह का स्टार्च है, सेल्यूलोज है, कई तरह के ये आ गए पदार्थ आ गए। तो जो जटिल स्टार्च है, स्टार्च को हम लोग क्या करते हैं, जब तोड़ते हैं आंशिक रूप से पाचन होता है। क्या होता है, मुख गुहा में, याद रखा है, लिखा हुआ भी तो है यहाँ पर। अच्छा, भोजन का आंशिक रूप से पाचन मुख गुहा में होता है। तो क्या होता है, भोजन का जो पाचन होता है वो आंशिक रूप से होता है, कहाँ पे, मुख गुहा में। और ये भी कहते हैं भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। आंशिक रूप से पाचन यानी कहने का मतलब हम लोग स्टार्च खाए तो माल्टोज में बदला। किसमें, माल्टोज कहने का मतलब है कि दो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज जुटा हुआ, दोनों ग्लूकोज जुटा हुआ दिया, हमारा बॉडी आत्मसात नहीं करेगा, हमारा खून इसको रक्त हमारा इसका लेगा नहीं। क्या चाहिए, एक ग्लूकोज है। इसका मतलब इन दोनों को भी तोड़ करके अलग करना होगा, इन दोनों को अलग करना होगा। मुख गुहा में क्या होता है, दो ग्लूकोज एक साथ जुट जाता है। इतनी बात याद आ गई, हम समझ में आ गई। तो क्या है, इस पढ़ेंगे, भोजन का आंशिक रूप से पाचन मुख गुहा में होता है और भोजन का पाचन भी शुरू मुख गुहा से ही होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं, ये देखें, हम लोग सेब खाए, जो क्या हुआ, इसको हम लोग तोड़े, तो जो स्टार्च है, स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम जाकर के चिपक जाता है। जो एमाइलेज यहाँ से एंजाइम निकला वो हमारे मतलब टूटेगा, हम जब चबाएंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बदलेगा जो लॉक एंड की, जिस तरह ताला में चाबी आसानी से घुस जाता है, उसी तरह हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च में क्या होते हैं, आराम से एंजाइम फिट बैठ जाता है। आराम से एंजाइम फिट बैठता है तो क्या हो जाता है, एक पदार्थ बना देता है, जिसको तोड़ देता है, शुगर बना देता है, यानी कि शर्करा के रूप में फॉर्म करता है, फिर माल्टोज बना देता है। इतनी बात समझ में आएगी, जो एंजाइम होता है वो पदार्थ को लॉक कर देता है, अपने इस तरह से चिपक जाता है। मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ स्टार्च में एमाइलेज एंजाइम ही घुस सकता है, यहाँ पे दूसरा एंजाइम इसके पास नहीं आ सकता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एमाइलेज एंजाइम ही आएगा, यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। दूसरा कोई एंजाइम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा स्टार्च से। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अन्न प्रणाली की मांसपेशियां लयबद्ध संकुचन और विश्राम के कारण, मतलब जो हम जहाँ से खाना खाते हैं हमारे गले में, तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता है, खाना आसानी से नहीं पहुँचता है। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर हमारा गला है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ पानी नहीं लिए, सूख गया है, तो इसमें क्या होता है कि एक गति होती है, जिस गति का आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, क्या भोजन थोड़ा सा घूमते घूमते हुए हमारे नीचे आ रहा है, घूमते घूमते नीचे आ रहा है, इस तरह से यहाँ भोजन आया, फिर धीरे धीरे क्या भोजन
यहाँ पे ये चपटा हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये चपटा होगा, फिर ये नीचे आएगा। तो जहाँ पे भोजन इस तरह है, इस जगह चपटा होते रहेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, हमारे पेट में चला जाएगा। और इसको अगर हम लोग इसको एनिमेशन के थ्रू देखा दिया, इस तरह की संरचनाएं होती रहती है। इसी गति को क्या कहते हैं हम लोग, कर्माकुचन की गति कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्माकुचन की गति। तो क्या कहेंगे कि जो हमारे शरीर में जब भोजन लेने के बाद हमारे आहार नाल में, हमारे आहार नाल तो नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्या, ग्रास नली। हम क्या क्या कहेंगे, ग्रास नली। इसको हम लोग नाम रखते हैं क्या, ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है कि भोजन क्या होता है, कर्माकुचन की गति से अंदर जाता है। अब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अन्न प्रणाली के माध्यम से, अन्न प्रणाली को हम लोग यहाँ ग्रास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रास नली, या ग्रास, इसको अन्न प्रणाली लिखा गया। ग्रास नली की मांसपेशियां के लयबद्ध, मतलब एक कंटिन्यूअसली संकुचन हो रहा है, कर्माकुचन हो रहा है, विश्राम के कारण क्या होता है, हमारा जो भोजन आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है वो क्या होता है, इस आहार नाल के या फिर इस ग्रास नली के माध्यम से नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, नीचे। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्माकुचन की गति कहते थे। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा है कि कर्माकुचन की गति कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है कर्माकुचन की गति, हमारा कहाँ होता है, हमारा ग्रास नली में होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है हमारा, ये पेट है, मतलब जस्ट एज्यूम करने के लिए आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम लोग, ये मुख गुहा है, ये दांत है हमारे, यहाँ से चबाते हैं, और ये भोजन कैसे कैसे इस तरह, किस तरह के रूप में हमारा भोजन यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुँचता है, ये आपका अमाशय तक पहुँचता है, पेट तक पहुँचता है। अगर इसको हम लोग साइड से देखें तो इस तरह का हमको संरचना देखने को मिले। अगर इसको भोजन वाला संरचना साइड से देखें तो इस तरह का, ये मुख गुहा है, ये मुख गुहा है, हम लोग ये खाए, और ये इस तरह से देखें, पीठ के बीच, इन सीने के बीच से ये हमारा एक नली निकला हुआ, जो क्या कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, इस जे शेप के कर्व को अमाशय में जा रहा है। उसके उधर हमारा लीवर है, नीचे हमारा इंटेस्टाइन है, और साइड में हमारा अग्न्याशय और संरचनाएं हैं कुछ कुछ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब भोजन क्या हम लोग ये पढ़े कि ये जो भोजन है कर्माकुचन की गति से करते हुए कहाँ चला गया, भोजन आहार नाल से होते कर्माकुचन की गति करते हुए कहाँ चला गया, नीचे चला गया, नीचे गया ना। अब ये देखिए नीचे क्या है, अब भोजन जे आकार के पेट में प्रवेश कर जाता है। तो ये जो पेट है हमारा, ये जो पेट है हमारा, ये जो जे आकार का है, ये कैसा है, ये जे आकार का, इस तरह से देखिए, ये जे आकार का है ना, यहाँ से आया, यहाँ से इस तरह से जे आकार का बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है जे आकार का बना ना, जे आकार का संरचना बनाया। अब ये जे आकार का जो संरचनाएं हैं, इसमें क्या है, पेट में खाना प्रवेश कर गया, भोजन। अब पेट में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियां 3 गैस्ट्रिक रस छोड़ती हैं। पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है जो 3 गैस्ट्रिक रस छोड़ती है। क्या करती है, 3। पहला कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। क्या, HCl आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। HCl का जो pH मान है, पावर ऑफ हाइड्रोजन मान है 1 होता है, या 1 से 2 होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा या अम्लीय है। क्या है, बहुत ही अम्लीय है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका पहला हम याद रखेंगे, जो HCl है वो क्या है, एसिडिक चीज़ है। अब HCl क्या काम करता है, HCl का कार्य एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में पूछ लेता है, HCl के कार्य को समझाइए या लिखिए। अक्सर 2 मार्क्स में ही अक्सर पूछता है। तो क्या लिखेंगे, HCl भोजन में मौजूद कीटाणुओं को मारता है। पहली बात क्या याद रखेंगे, HCl भोजन कीटाणुओं में मौजूद क्या करता है, मारता है। किसको, सॉरी, भोजन में मौजूद कीटाणुओं को मारता है। ठीक है, यह अम्ल परिस्थितियों भी पैदा कर, यह अम्ल परिस्थिति पैदा करता है। ये क्या करता है, अम्ल मतलब अम्ल, भोजन को क्या करता है, अम्ल बनाता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक है। जिससे क्या होता है, हमारा जो पेट में खाना जो हम लोग खाए, प्रोटीन वजह से हम लोग गोश्त खाएं, गोश्त खाने के लिए थोड़ा सा HCl की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये अम्ल पचाने के लिए हम लोग पहला क्या करते हैं, हम लोग को क्या करता है, कीटाणुओं को मार दिया, और साथ साथ क्या करता है, हमारे प्रोटीन के पचाने के लिए आवश्यक होता है। तो HCl के कार्य हमारा VVI करके लिख लेंगे 2 मार्क्स का। क्या मार्क्स का, 2 मार्क्स में पूछता है VVI। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, दूसरा रस है एंजाइम पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन है। तो ये याद रखेंगे। अभी हम लोगों ने पिछले में पढ़ा ट्रिप्सिन और पेप्सिन किसका पाचन करता है। यहाँ पर जो हम लोग बताया आपको, सॉरी,
ये प्रोटीन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दो नाम आपको बोले प्रोटीन का पाचन करने के लिए। कौन आता है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन आता है, जो क्या करता है? एमिनो अम्ल में बदलता है। आइए यहाँ देखें क्या दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखता है? किताब लिखता है या फिर हमारा स्लाइड लिखता है क्या, कि जो पेप्सिन है प्रोटीन को आंशिक रूप से पचाता है। इसका मतलब है कि प्रोटीन का पाचन जो है पेट में क्या है? आंशिक रूप से होता है। क्या होता है? आंशिक रूप से प्रोटीन पचता है हमारे पेट में। तो क्या लिखेंगे? जो पेप्सिन है प्रोटीन को आंशिक रूप से पचाता है। कहाँ पर? पेट में। पेट में क्या करता है? आंशिक रूप से पचाया। अमाशय रस, अमाशय से जो रस निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने से पढ़ा कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती है, पेट से निकलती हैं, ये अमाशय रस बोलते हैं पेप्सिन। ये क्या करता है? हमारे प्रोटीन को आंशिक रूप से पचाता है। तीसरा क्या है? जूस श्लेष्मा। क्या है? तीसरा श्लेष्मा। श्लेष्मा कहने का मतलब है कि ये डायग्राम एक बार देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं पीला पीला येलो येलो कलर का स्ट्रक्चर, यही क्या है? श्लेष्मा है। श्लेष्मा का क्या काम है आखिर? ये कहाँ पे निकलता है? हमारे पेट में। जो क्या है? पेट की अंदरूनी परत को एसिड की क्रिया से बचाता है। ये बात समझ में आई कि यहाँ क्या कर रहा है? हमारे पेट में HCl रिलीज कर रहा है। अगर HCl है, इसका एसिडिक मान इतना कैसे? HCl मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। समझ लें कि अगर आपके शरीर में लग गया तो आपके शरीर को जला देगा, दर्द करेगा। उसी तरह क्या होता है? श्लेष्मा की परत पहले आती, फिर HCl रिलीज होता है। क्यों आती है? क्योंकि श्लेष्मा की परत क्या करता है? इस एसिडिक चीज़ को, जो एसिड रिलीज होने लगता है, उसको क्या करता है? ये थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर क्या जो परत आ जाती है, किसकी परत आ जाती है? श्लेष्मा का परत आ जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इतनी बातें याद हुई, इतनी बातें समझ में आई, ये आपको याद रखना है हर हाल में। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक याद हो गया होगा। क्या करता है? तीन तरह की चीज़ें रिलीज करता है। कौन कौन? पहला क्या याद रखेंगे? HCl, दूसरा क्या? पेप्सिन, तीसरा श्लेष्मा। HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। ठीक है, तो यहाँ पर HCl रिलीज हो रहा है, श्लेष्मा रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब आइए, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन पेट से बाहर निकल जाता है। अब बात आती है, तो पेट है, पेट में क्या है कि अब जो भोजन आया आंशिक रूप से पचा, प्रोटीन आंशिक रूप से पचा, वसा आंशिक रूप से आया, तो ये आंशिक रूप से पचा। और वो जो आंशिक रूप से कौन भी पचा था? आंशिक रूप से आपका कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा में ही पचा था, तो वो भी क्या आ गया? अब शरीर से बाहर निकल रहा है। पेट से बाहर निकलना एक मांसपेशियां द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिंक्चर मसल्स। क्या बोलते हैं? स्पिंक्चर मसल्स या स्फिंक्टर मसल, इसको हिंदी में कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे स्पिंक्चर मसल्स। SPINCTUR, स्पिंक्चर मसल्स बोलते हैं। इसको याद रखिए, या ना भी याद रखें तो आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे रिलेटेड आज तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो क्या याद रखेंगे? पेट में भोजन का बाहर निकलना एक मांसपेशी होता है बीच में, जिसके द्वारा ये नियंत्रित होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पिंक्चर मसल्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए। अब भोजन क्या करता है? छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है। अब भोजन क्या कर रहा है? धीरे धीरे छोटी आंत में। कहाँ से? पेट से छोटी आंत में पहुंचा। अब ये छोटी आंत में पहुंचा, तो छोटी आंत में किधर से पहुंचा? ये पेट है, और ये होते हुए क्या करा? छोटी आंत में हमारा पहुंच गया। ठीक है, ये भोजन क्या हुआ? छोटी आंत में पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पर बातें आती हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्या है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्या याद रखेंगे? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। व्यापक कुंडलन पेट में कॉम्पैक्ट स्थान में फिट हो जाता है। मतलब व्यापक कुंडलन कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना, बहुत ज़्यादा घुमावदार। सिंपली आप लोग इसको ये लिख सकते हैं, घुमावदार होने के कारण, बहुत ज़्यादा घुमावदार है। घुमावदार होने के कारण क्या है? एक कॉम्पैक्ट स्थान में, ये एक छोटे से स्थान में, इतना सा स्थान में इतना बड़ा चीज़ फिट हो गया। ठीक है, बड़ी आंत से भी अधिक, ये क्या है? बड़ी आंत से भी अधिक लंबी है, क्योंकि इसका व्यास छोटा, और इसका व्यास जो होता है, इसके बीच का जो ये डायमीटर है, ये छोटा है, लेकिन बड़ी आंत जो देख रहे हैं थोड़ी सी मोटी है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाते हैं। तो क्या याद रखेंगे? अब ये देख रहे हैं यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, ये छोटी आंत क्या है? घुमावदार, ट्विस्ट एंड टर्न इसको हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुत ही ट्विस्टिंग है, बहुत ही टर्न, घुमाव है। अमाशय में छोटी आंत है, पेट के नीचे में छोटी आंत है, जिसका आकार 5 से 6 मीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 मीटर। कितना? 5 से 6 मीटर याद रखेंगे। कितना? 5 से 6 मीटर होता है।
तो क्या है कि ये बहुत ही घुमावदार है, इस कारण ये क्या है, छोटी जगह में फिट हो जाता है। 5 से 6 मीटर की चीज़ें इतनी घुमावदार बनी है कि वो छोटे से स्थान में फिट हो जा रहा है। और क्या याद रखना है हमको इस जगह के बारे में, इस जगह के बारे में याद रखना है, इसका व्यास छोटा होता है, इसका व्यास छोटा होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो होता है, इन तीनों का जो पाचन होता है इसी में पूरी की पूरी तरह से हो जाती है। अंडरस्टैंड कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये क्या करते हैं, हमारे इस आंत में पूरी तरह से पच जाते हैं। क्योंकि मुख गुहा में कम पचा, पेट में कम पचा, आंशिक रूप से पचा, अब पूर्ण रूप से पचना स्टार्ट होना है। छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत के जो माध्यम है वहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब वहाँ जो कुछ सामान, मतलब कुछ चीज़ें हैं, लिक्विड है, उस लिक्विड में क्या होना चाहिए कि उसका जो माध्यम है वो क्या, थोड़ा क्षारीय होना चाहिए। क्षारीय कहने का मतलब है कि थोड़ा सा नमकीन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसमें एसिडिक मध्य, एसिड आता है तो एसिडिक माध्यम नहीं चाहिए। एसिडिक के लिए, प्रोटीन के लिए पेट में ही चाहिए, आमाशय में ही चाहिए। अब जैसे हम लोग बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत में क्या है, हमारे पचने के लिए क्या होना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्षारीय माध्यम प्रदान करना। इसलिए पेट से प्राप्त भोजन को पहले क्षारीय बनाना पड़ेगा। क्या करेगा, हमको पहले क्षारीय बनाना पड़ेगा। इसके पेट को हम लोग क्या बनाएंगे, पहले क्षारीय बनाएंगे। अब ये कैसे होता है, आइए हम लोग समझें कि पेट, छोटी आंत में हमें माध्यम क्षारीय कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आइए देखें, ये यकृत है हमारा, ये पेट है, ये है अमाशय हमारा, ये है हमारा क्या, अमाशय है। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से इस जे आकार का शेप है, इसी में स्पिंक्चर मसल्स है, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से ऊपर की तरफ चला गया जो कि क्या है, जे आकार का है। और क्या इसके ऊपर में जस्ट एक संरचना देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर, या फिर इंग्लिश में कहते हैं लीवर, यानी कि हिंदी में इसको बोलें तो यकृत बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे एक संरचना लगी हुई है, यकृत से एक पाइप लगी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय की थैली। पित्त की पाइप लगी हुई है, और जो पाइप कहाँ तक जुड़ा हुआ है, पित्ताशय तक। कहाँ तक, पित्ताशय तक। पेनक्रियाज बोलते हैं, नहीं, पित्ताशय को हम लोग इंग्लिश में हम लोग गोल्ड ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्ड ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, पित्ताशय क्या आ गया, गोल्ड ब्लैडर आ गया। अब बात आती है नीचे में, अग्न्याशय है। इसके जस्ट नीचे में क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर है, पीला स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अग्न्याशय है। और इसी अग्न्याशय के नीचे में क्या होता है हमारा, इसी अग्न्याशय के नीचे में हमारा क्या होता है, लीवर होता है, सॉरी इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। जब भी भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो पित्ताशय एक नली के माध्यम से उसमें पित्त रस छोड़ देता है। क्या बात आई, जब भी भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा, छोटी आंत में जाएगा, तो क्या करेगा, जो पित्ताशय है हमारा, ये पित्ताशय, ये क्या करेगा, पित्ताशय जो यहाँ पर पित्ताशय है, ये क्या करेगा, यहाँ से एक नली के माउस में पित्त रस छोड़ देगा। क्या छोड़ेगा, पित्त रस। ये पित्त रस तो क्या होता है, अब ये समझेंगे। अब पहली बात आई कि पित्त रस कहाँ पे छोड़ा जाता है, ये हमारे छोटी आंत में छोड़ा जाता है। कहाँ से, पित्ताशय से। अब ये पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है। अब ये क्या होता है, पित्ताशय में जमा होता है, यानी कि पित्ताशय में ये बन नहीं रहा है। जो ये पित्त रस है, ये पित्त रस यहाँ पे जमा हो रहा है, लेकिन यहाँ से बन नहीं रहा है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर के ये हमारा जो यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा इंटेस्टाइन, वो यहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही। यकृत जो सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पित्त रस का स्राव करती है। क्या समझ में आ रहा है कि यकृत जो है, इसकी बात हम लोग कर रहे थे, यही क्या कर रहा है, पित्त रस बना रहा है। यही पित्त रस बना रहा है। कौन बना रहा है, यकृत पित्त रस बना रहा है। याद रखेंगे, यकृत क्या करता है, यकृत क्या करता है, पित्त रस बनाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइल जूस के नाम से जानते हैं। तो यकृत क्या किया, यकृत पित्त रस बनाया बेटा। यकृत क्या किया, पित्त रस बनाया, और ये कहाँ पे छोड़ दिया, पित्ताशय की थैली में। कहाँ पर, पित्ताशय में छोड़ दिया। पित्त रस बनाया और पित्ताशय में छोड़ दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। और ये क्या कर दी, कहाँ चला गया, पित्ताशय में छोड़ जमा हुआ, और ये जमा होने के बाद कहाँ छोड़ दिया गया, ये पित्ताशय ने क्या किया, इसको इंटेस्टाइन में छोड़ दिया, यानी कि इसको छोटी आंत में छोड़ दिया, ठीक है। अब बात आती है कि यह बड़ी वसा कणों को छोटे वसा कणों में
तोड़ देता है, इससे एंजाइमों की क्रिया बढ़ जाती है। अब ये बात आती है कि पित्त रस का काम क्या है। एक तो बात आई थी, हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इसके लिए क्या हमको क्षारीय बनाना है। क्षारीय बनाने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमें पित्त रस की ज़रूरत पड़ रही है। और ये पित्त रस कहाँ बना हमारा, यकृत में बना। और यकृत से क्या हुआ, ये पित्त से में जमा हुआ, फिर वहाँ से इसमें छोड़ दिया गया हमारे लिए इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में एक बात और आती है, पित्त रस काम क्या कर रहा है, दूसरा काम क्या कर रहा है, ये क्या काम करता है कि छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। किसको, वसा के कणों को, ये याद रखेंगे। क्या करता है, वसा के कणों को छोटे कणों में तोड़ना। क्या काम आया पित्त रस का, वसा के कणों को छोटे कणों में तोड़ देना। तो क्या लिख सकते हैं पित्त रस के बारे में, वसा के कण को छोटे छोटे करना। ठीक है, ये क्या करता है, वसा के कण को छोटे छोटे कर देता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। और क्या करता है, ये पित्त भोजन को क्षारीय बनाती है। बात तो हम लोग समझे कि भोजन को क्षारीय बनाए क्योंकि क्षारीय माध्यम चाहिए था। दूसरा क्या है, ये यकृत क्या करता है, पित्त रस बनाता है, जो पित्त रस वसा के कणों को तोड़ देता है। इसी छोटे छोटे कणों को तोड़ने की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। बिहार बोर्ड कई बार पूछा है पायसीकरण क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पायसीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायसीकरण कहते हैं। इसे पायसीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा हमको आई थिंक ये दूसरा कलर कर देते हैं इसमें, इसमें तो और नहीं दिखेगा, ब्लैक ही ठीक था, लेकिन ब्लैक का जो ये थिकनेस बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं, ये ठीक रहेगा। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे पायसीकरण कहा जाता है। छोड़ो, याद रखना, इसे क्या कर देता है, पायसीकरण कहा जाता है। याद रख लिए, पायसीकरण क्या हुआ, पित्त रस के द्वारा वसा के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना की क्रिया को ही हम लोग पायसीकरण कहते हैं। याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं कि वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना, या वसा के कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना पित्त रस के द्वारा होता है। इसे ही, इस क्रिया को हम लोग पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात आ जाती है किसकी, अग्न्याशय की। अब यहाँ तक बात पित्ताशय की बात हम लोग कर लिए, इसकी बात हम लोग, पित्ताशय की बात हम लोग कर लिए, यकृत की बात कर लिए, पेट की बात कर लिए, ये लीवर की बात होगी, लीवर में आ गई। अब बात आती है अग्न्याशय की। अग्न्याशय का क्या काम है। अब अग्न्याशय रस का स्राव करती है। अग्न्याशय क्या कर रहा है, अग्न्याशय रस का स्राव कर रहा है। अब अग्न्याशय रस का स्राव करेगा। पित्त और अग्न्याशय एक समान नली के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं, जो पित्त है और अग्न्याशय रस है, तो यहाँ से पित्त निकलेगा और ये अग्न्याशय रस निकलेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ही माध्यम से क्या कर रहा है, ये इंटेस्टाइन में जा रहा है। क्या जा रहा है, छोटी आंत में जा रहा है। क्या, एक ही माध्यम से, एक ही रास्ते से। ठीक है, अब बात आती है, तो यहाँ देख लें, ये क्षार, ये पीएच हमारा इंटेस्टाइन में रिलीज हुआ, जो कि क्या है, पित्त रस। क्या है, पित्त रस। हम लोग बोले क्या, पित्त रस बोलते हैं, पित्त रस एक हुआ। दूसरा, वसा के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, वसा के टुकड़े जो होते हैं, वो क्या होते हैं, उसको क्या काम करता है, ये पित्त रस तोड़ देता है किसमें, छोटे छोटे टुकड़े में। इसी प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। और ये अग्न्याशय है, और ये अग्न्याशय और पित्त रस जो एक ही में जाता है, जिसी को हम लोग सामान्य वाहिनी बोलते हैं, एक ही रास्ते से वापस जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, ट्रिप्सिन की बात आती है। हम लोग पहले पढ़े थे प्रोटीन को पचाने वाला क्या था, आइए देखें, ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन नहीं था। क्या नाम रखे थे हम लोग, आइए, कहाँ चला गया, छोड़ो, जहाँ भी हो, पेप्सिन याद रखेंगे हम लोग, मिला नहीं, लेकिन क्या है, पेप्सिन है। क्या है, पेप्सिन होता है। तो अब बात आती है, पेप्सिन पहले क्या किया, प्रोटीन को पचाया हल्का सा, कहाँ, पेट में, कहाँ पर, पेट में, अमाशय में। अब बात आती है, ट्रिप्सिन आया। ट्रिप्सिन क्या है, अग्न्याशयी रस है। क्या है, अग्न्याशयी रस है। ये यहाँ से निकलने वाला, ये क्या, अग्न्याशय रस है। तो ये अग्न्याशय रस क्या हुआ, ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में पचाता है। अब ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, तो यहाँ लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे,
ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में पचाता है। ये याद रखें, मतलब सिंपल बोल रहा हूँ मैं, सिंपल इतना समझ लें आप। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिलेज, और अग्न्याशय रस में जो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बताता है। हम लोग क्या स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो एमाइलेज एंजाइम एक बार आया वो आंशिक रूप से पचा है, फिर से अग्न्याशय से क्या आया, एमाइलेज एंजाइम आएगा, फिर से कहाँ पे आएगा, ये फिर से हमारा इंटेस्टाइन में आएगा। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा। क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा। ये फाइनली मतलब पूर्ण रूप से पाचन, यहां हो गया पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये कर दिया। ठीक है, कौन किया, अग्न्याशय एमाइलेज। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहले क्या था, एमाइलेज जो था वो कौन था, सेलेवरी एमाइलेज जो सलाइवा में था, मुंह से निकल रहा था, वो आंशिक रूप से हुआ, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदला, माल्टोज आते आते पेट में आया, पेट से आते आते फिर कहाँ आया, इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में है, फिर छोटी आंत से क्या हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट ये जो बचा ये किस में पच गया, ये ग्लूकोज में बदल गया। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बात क्या है, लाइपेज। अब लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज को जो वसा को पचा रहा है, किसको पचा रहा है, वसा को पचा रहा है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा को पचाता है। तो लाइपेज को पहले क्या कर दिया, इससे पहले जो एंजाइम ये था, वसा था, वसा को सबसे पहले क्या किया गया, जो पित्तरस था, पित्तरस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ा। वसा के कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ करके क्या किया, लाइपेज ने क्या किया, इस एंजाइम को, उसके बाद वो तो चला गया इसमें, उसके बाद क्या किया, लाइपेज को क्या किया, फैटी एसिड में तोड़ दिया गया। किसमें, फैटी एसिड। आप लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में याद नहीं रखना है, सिंपली याद रखना है, प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन टूटता है एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, वसा टूटता है वसा अम्ल में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या, बस थोड़ी थोड़ी आपको एक सीरियल वाइज याद रखनी। अब सबको डायग्राम मैं दे दूंगा। अब देखिए डायग्राम आप भी किया, ठीक है, देखिए क्या ये, अब इसको हम लोग क्या याद रखें, अग्न्याशय रस के बारे में याद रखेंगे। वहाँ तो हम लोगों ने पढ़े, पेप्सिन पढ़ा, ट्रिप्सिन पढ़ा, जो भी चीज़ें लार एंजाइम पढ़ा, इन सब को पढ़ा। अब यहाँ बात आती है कि जो एंजाइम क्या होते हैं, तीन जगह, मतलब पाचन करने के लिए तीन जगह से निकल रहे हैं। एक पहले मुख गुहा से, फिर पेट में। पेट में कहाँ से निकला, आपका अग्न्याशय रस से, और आपका कहाँ से निकला, HCl निकला, फिर म्यूकस निकला, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये चीज़ें को आप थोड़ा करके नाम लिख देंगे, या फिर 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं डिटेल्ड वीडियो दे रहा हूँ, फिर आपको इसके 1 बाय 1 करके शॉर्ट्स भी दे दूंगा। ठीक है, अब क्या, अग्न्याशय रस। अब बात आती है क्या, अग्न्याशय रस में 3 पाचक एंजाइम होते हैं। बात अभी हम लोग जैसे पढ़ा, ये अग्न्याशय रस के बारे में जो बात की हम लोग, इसके बारे में कि जो अग्न्याशय रस भी निकालता है, इसके बारे में बात की है। देखिए पहले क्लियर समझ लें, पेट में आया, पेट में हम लोग म्यूकस HCl बना, सबसे पहले तो लार ग्रंथि में आया, लार रिलीज हुआ, एमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पचा, फिर खाना हमारा पेट में आया। पेट में जैसे खाना हमारा आया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो भी चीज़ें हमारा आया, क्योंकि हम लोग खाने में सब कुछ मिला करके खाते हैं। ठीक है, हमारा जो आया, हमारे शरीर में HCl रिलीज़ हुआ, HCl रिलीज़ हुआ तो साथ साथ क्या, म्यूकस भी रिलीज़ हुआ, क्योंकि हमारे पेट की दीवार को म्यूकस, मतलब जिसको हम लोग श्लेष्मा कहते हैं, तो उसको ख़राब नहीं करते। फिर पेट की चीज़ें ठीक हो, मतलब हुआ, उसके बाद चला गया, खाना कहाँ चला गया, हमारा इंटेस्टाइन में पहुंचा। इंटेस्टाइन में पहुंचा तो यहाँ पर बात आई कि उसको क्षारीय माध्यम चाहिए खाना को। क्षारीय माध्यम के लिए क्या चाहिए हमको, यकृत क्या किया, वहाँ से पित्तरस निकाला। पित्तरस निकाला तो पित्तरस एक और काम कर दिया, क्षारीय माध्यम के बनाने के अलावा क्या कर दिया, वसा के जो बड़े बड़े टुकड़े थे उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने के बाद क्या किया, ये वसा का छोटा छोटा टुकड़ा चला गया, कहाँ, इंटेस्टाइन में पहुंच गया। तो क्या क्या चीज़ पहुंचा, अब वसा के टुकड़े पहुंचे, प्रोटीन पहुंचे। प्रोटीन जो पहले टूटा था किसमें, थोड़ा सा मतलब हल्का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया था, पेप्सिन तोड़ा था प्रोटीन को। फिर उसके बाद क्या, कार्बोहाइड्रेट जो माल्टोज में टूटा था, वहाँ पे मुँह गुहा, वो भी सब सारी चीज़ें कहाँ पहुँच गई, हमारा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो पहला क्या है, ट्रिप्सिन आएगा। क्या आएगा, ट्रिप्सिन आएगा, जो एमिनो अम्ल में बनाएगा। क्या करेगा, एमिनो अम्ल में बनाएगा, किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन को क्या करेगा, एमिनो अम्ल में बना देगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, एमिनो अम्ल में पहुंचा देगा। अब ये ट्रिप्सिन जो है, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को लॉक करेगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर किस तरह का, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में कौन बैठ सकता है,
ट्रिप्सिन ही ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये किस में बना दिया, एमिनो अम्ल। दूसरा क्या है, लाइपेज। लाइपेज कौन है, ये लाइपेज है। ये लाइपेज किसको बैठ सकता है, किस में बैठेगा, वसा में। ये वसा में बैठा, सिर्फ आके यही घुसेगा ना इसके अंदर, यही घुसेगा इसके अंदर और ये वसा अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा, वसा अम्ल बना लेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, अग्न्याशयी एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज पहले भी आया था, वो सेलेवरी एमाइलेज था। अब ये क्या है, अग्न्याशयी एमाइलेज। जो अग्न्याशयी एमाइलेज कहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ है, कहाँ है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये ग्लूकोज है। ठीक है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, ये इसमें आके ऐड होगा तो ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि एमिनो अम्ल टूटता है प्रोटीन और ट्रिप्सिन के मिलने से। वसायुक्त अम्ल में टूटता है लाइपेज और वसा में मिलने से। अग्न्याशयी एमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, याद रखना है। ठीक है, हम लोग यही चीज़ हम लोग पूरी तरह से समझे कि तो छोटी आंत में क्या होता है, जटिल पदार्थ एकदम पूरा परिवर्तित हो जाता है सरल पदार्थ में। किसमें, जटिल पदार्थ, जटिल भोजन है सरल भोजन में हो गया। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया, वसा वसायुक्त अम्ल में बदल गया, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल गया। इस प्रकार से भोजन पूरी तरह से छोटी आंत में पच जाता है। क्लियर हुई। अब बात आती है कि अब पचा हुआ भोजन छोटी आंत से होकर के नीचे जाता है। भोजन पच गया, अब कहाँ जाता है, नीचे जाता है, पेट के नीचे। अब ये होते हुए नीचे की तरफ ऐसे घूमते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ से पच गया, अब ये घूमते घूमते जाएगा। अब क्या होगा, छोटी आंत के अंदर अनेक उंगलियां ऐसे उभार होते हैं जिन्हें हम लोग विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ये याद रखेंगे। क्या कहते हैं, विली कहते हैं। इसको आपको याद रखनी, क्या है, विलाई कहते हैं। छोटी आंत के अंदर अनेक प्रकार की अंगुलियां होती, उभार होने से हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहा जाता है। विलाई पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। जो भी भोजन पचा, हमारा ग्लूकोज बना, हमारा एमिनो अम्ल बना, हमारा वसा अम्ल बना, इन सारे को क्या करता है, विलाई अवशोषित कर लेता है। पहली बात। अब विलाई अवशोषित करके क्या करता है, विलाई में रक्त वाहिका की प्रचुर आपूर्ति होती है। अब यहाँ पर क्या, विलाई में रक्त वाहिकाएं हैं। क्यों, क्योंकि हम ब्लड ही हमारा भोजन को लेके जाएगा हमारे शरीर के चारों तरफ। अवशोषित भोजन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ले जाया जाता है। कौन लेके जाता है, यही हमारा रक्त वाहिकाएं ले जाता है, यही हमारा खून ले जाता है, जहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम लोग ये समझे कि हम जो खाना खाए, हमारा खाना पचा, जो खाना पच करके क्या बनाया, हमारा भोजन के रूप में, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा बनाया, फिर सारी चीज़ें हमारा ऊर्जा के रूप में निकला। ये कहाँ से निकला, ये चला गया कहाँ, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचना होता है। ठीक, क्लियर सी बात है। अब ये कि अवशोषित ना हुआ, जो भोजन अवशोषित ना हुआ, जो खाना नहीं पचा, वो क्या बड़ी आंत में चला जाता है। जो खाना नहीं पचा वो बड़ी आंत में पहुंच गया, है ना, देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, बड़ी आंत में पहुंच जा रहा है। बड़ी आंत की पाचन का कोई कार्य, बड़ी आंत में पाचन का कोई कार्य नहीं होगा। क्या होगा, कोई कार्य नहीं होता। इसमें विलाई जो पानी की और लवण को अवशोषित करता है, इसमें विलाई होता है जो क्या होता है, पानी और लवण को अवशोषित करता है। सोर्स से जो शेष सामग्री होता है इसमें, अब जो यहाँ से बच गया चला गया, अब जो शेष सामग्री होता है वो गुदा के माध्यम से, इसके माध्यम से होकर के बाहर निकल जाता है। निकास को एनल स्फिंक्टर नामक मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्लियर सी बात समझ रहे। जो नहीं पचा, जो हमारा खाना नहीं बचा, वो बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकल आता है हमारे शरीर के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पौधों में किस तरह से पोषण होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ ऐसे मतलब अपने वो दोस्तों को भेजें जो दोस्त बिहार बोर्ड में के बायोलॉजी में और सारे साइंस में खास करके अच्छा करना चाहता है। तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।